अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अबाउट क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के बारे में अगर हम लोग देखें, आप लोग कहते हो क्रोमेटोग्राफी जो है वो दो लफ्ज़ों का मुखफ़्फ़ है, जिसमें क्रोमा यानी कि कलर, ये एक ग्रीक ज़ुबान का लफ्ज़ है, जबकि ग्राफी का मतलब राइटिंग और रिकॉर्डिंग है। क्रोमेटोग्राफी एक्चुअली केमिस्ट्री का एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप लोग मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स या डिफरेंट कंपाउंड्स को आप लोग अलग-अलग कर लेते हो, यानी कि एक मिक्सचर के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म के अज्ज़ा जो उसके अंदर शामिल हैं, उन अज्ज़ा को या उन कंपोनेंट्स को आप अलग-अलग कर लेते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव पोलैरिटी डिफरेंसेस, यानी कि उनके मुतल्लिका कुतुब नुमाई की बुनियाद पर आप लोग उनको अलग-अलग कर लेते हो, राइट? यानी कि अगर तो उनके पास मुख्तलिफ़ किस्म के यानी कि अपोज़िट या फिर डिफरेंट पोल्स हैं, पोलैरिटीज़ हैं उनके अंदर, तो उसकी बुनियाद पर आप लोग उनके कंपोनेंट्स को अलग-अलग कर लेते हो। दिस इज़ कॉल्ड एज़ क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी की अगर हम लोग बात करें तो आप लोग कहते हो क्रोमैटोग्राफी जो है वो 2 फेजेज़ से मिलकर बना हुआ है, राइट? एक फेज़ स्टेशनरी फेज़ आ जाएगा और सेकंड वन इज़ मोबाइल फेज़। लेकिन मो इन फेजेज़ को पढ़ने से पहले हम लोग ये चीज़ ज़रूर देखेंगे कि क्रोमैटोग्राफी जो है वो एक्सट्रैक्शन से डिफरेंट होता है, ठीक है? क्रोमैटोग्राफी में भी हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म के कंपोनेंट्स को अलग-अलग कर लेते हैं अपने मिक्सर में से ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव पोलैरिटी डिफरेंसेस। एक्सट्रैक्शन के अंदर भी हम लोग अपने मिक्सचर में से यानी कि मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स में से हम लोग कंपाउंड्स को अलग करते हैं, लेकिन आप लोग क्या करते हो उसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव सॉल्युबिलिटी, यानी कि हल पजीरी की बुनियाद पर आप लोग उनको अलग करते हो, यानी कि जोन सा कंपोनेंट जो होगा वो सॉल्युबल होगा आपके सॉल्वेंट के अंदर, उसे अलग कर लोगे और दूसरे को अलग कर लेते हो। लेकिन क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम लोग पोलैरिटी की बुनियाद पर एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से अलग करते हैं, राइट? एक्सट्रैक्शन को आप लोग आम जुबान में निचोड़ कहते हो या अर्क कहते हो, ठीक है? अर्क निकाल लेना। द कंपाउंड्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव सॉल्युबिलिटी। आप लोग कंपाउंड्स को या कंपोनेंट्स को अलग अलग करते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव, यानी कि किसकी बुनियाद पर रिलेटिव मुतल्लिका सॉल्युबिलिटी, हल पजीरी या फिर हल होने की सलाहियत की बुनियाद पर आप लोग कंपोनेंट्स को अलग अलग कर लेते हो। जबकि क्रोमेटोग्राफी के अंदर आप लोग कंपोनेंट्स को अलग अलग कर लेते हो ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, यानी कि कुतुब नुमाई की बुनियाद पर, डिफरेंट पोल्स रखने की बुनियाद पर आप लोग उनके कंपोनेंट्स को अलग-अलग कर लेते हो, राइट? अब इसके अंदर सबसे पहले पहले हम लोग इसके फेजेस देखेंगे। इसकी टेक्निक्स पढ़ने से पहले हम लोग इसके फेजेस के बारे में देखेंगे। क्रोमेटोग्राफी के 2 फेजेस होते हैं, एक स्टेशनरी फेज और सेकंड वन इज मोबाइल फेज, राइट? स्टेशनरी फेज जैसे कि नाम से जाहिर है, इट इज़ अ स्टेशनरी फेज, ठीक है? यानी कि स्टेशनरी है, ये साकिन होगा, ये हरकत नहीं करेगा, ठीक है? ये हरकत नहीं करेगा। एज फॉर एग्जांपल आप लोग पेपर ले लेते हो या फिर आप लोग टाल्क ले लेते हो या फिर आप लोग बात करते हो मैग्नीशियम ऑक्साइड की, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर एक्टिवेटेड चारकोल की। आप लोग कहते हो क्रोमेटोग्राफिक प्रोसीजर के अंदर एक ऐसा फेज जो कि हरकत ना करे, एक जगह पर ठहरा रहे, it is called as stationary phase. The phase or component of chromatographic procedure that are non mobile, यानी कि हरकत ना करने वाला फेज हो और फिक्स्ड या यानी कि जुड़ा रहे, इज नोन एज स्टेशनरी फेज। इसको आप लोग स्टेशनरी फेज का नाम दोगे। फॉर एग्जांपल क्रोमेटोग्राफिक पेपर या फिर टाल्क, ये टेल नहीं है, इट इज अ टाल्क, सी एंड पे सी आता है टाल्क। या फिर आप लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करते हो या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, या फिर आप लोग एक्टिवेटेड चारकोल की बात करते हो। स्टेशनरी फेज आ गया हमारे पास। इसको हम लोग आगे टेक्निक्स में पढ़ेंगे कि अगर हम लोग क्रोमेटोग्राफी पेपर का इस्तेमाल करें तो कैसे इस्तेमाल करते हैं, या एक्टिवेटेड चारकोल का इस्तेमाल करें तो आप लोग कैसे इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट वन, दूसरा फेज हमारा आता है मोबाइल फेज का। मोबाइल फेज की बात करते हो तो आप लोग कहते हो दिस इज अ फेज और कंपोनेंट ऑफ क्रोमेटोग्राफिक प्रोसीजर विच हैज एबिलिटी टू मूव, यानी कि ये आपका क्रोमेटोग्राफिक प्रोसीजर का एक ऐसा फेज होता है या फिर एक ऐसा हिस्सा है जो कि हरकत करता है। ये फेज हरकत करेगा आपके स्टेशनरी फेज के ऊपर, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल सॉल्वेंट, कोई सा भी सॉल्वेंट हो सकता है यूज इन द क्रोमेटोग्राफी पेपर। और इस सॉल्वेंट जो बहुत ज़्यादा जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी मोस्ट पॉपुलर, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले या बहुत मशहूर जो मोबाइल फेजेस हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं क्रोमेटोग्राफी प्रोसीजर के अंदर, वो कौन से हैं? वो पेट्रोलियम ईथर या प्रोपेनॉल, एथेनॉल या फिर एसीटोन, राइट? हम लोग स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज इन दो का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? इन दो फेजेस के अलावा हमारे पास सैंपल होता है, ठीक है? जिस सैंपल के को हम लोग आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो, जिसके कंपोनेंट्स को हम लोग अलग अलग करना चाह रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव पोलैरिटी, राइट?
अब हम लोग बारी-बारी करके इसकी टेक्निक्स को पढ़ेंगे कि हम लोग इनकी टेक्निक्स को किस तरह से परफ़ॉर्म करते हैं। राइट, यहाँ पर हमारे पास 4 टेक्निक्स आ जाती हैं जिसके ज़रिए हम लोग क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करवाते हैं। नंबर 1 असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, और उसके बाद हमारे पास डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी और रेडियल क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पर ये जो असेंडिंग, डिसेंडिंग, सर्कुलर और रेडियल क्रोमेटोग्राफी, ये जो नाम है, ये दिए गए हैं इनका नाम ऑन द बेसिस ऑफ द मूवमेंट ऑफ मोबाइल फेस। ठीक है, कि जिस तरह से आपका मोबाइल फेस हरकत करेगा और आपके कंपोनेंट्स जो हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, जिस फॉर्म में अलग होंगे उस फॉर्म पर इनको नाम दिया गया है असेंडिंग, डिसेंडिंग, सर्कुलर और रेडियल क्रोमेटोग्राफी। अब अगर हम लोग बात करते हैं क्रोमेटोग्राफी की, तो सबसे पहले आप लोग अपने क्रोमेटोग्राफी पेपर्स को उसकी टेक्निक्स के मुताबिक कट कर लेते हो। लाइक अगर आप लोग असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी की बात करते हो या डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी की बात करते हो, तो उसके लिए आप लोग अपने पेपर को इस तरह से रेक्टेंगल फॉर्म में आप लोग कट कर लेते हो। ठीक है, और अगर आप लोग सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी की बात करते हो, तो फिर आप लोग सर्कुलर या फिर रेडियल क्रोमेटोग्राफी की बात करते हो, तो उसके लिए आप लोग इस तरह से गोल इसको कट कर लोगे। राइट, आपने कट कर लिया। अब आप लोग बात करते हो कि अगर सिर्फ असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी की बात करें, तो आप कहते हो इन असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी द सॉल्वेंट आर टेंड्स टू मूव अपवर्ड। इसके अंदर सॉल्वेंट जो होगा वो नीचे से हरकत करना शुरू करता है ऊपर की जानिब, एंड द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर सेपरेटेड इन द फॉर्म ऑफ स्पॉट। और जो आपके कंपोनेंट्स हैं, आपके मिक्सचर के जो अज्जा हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पॉट। एक्चुअली इसके अंदर होगा क्या कि सपोज अगर आपने अपने क्रोमेटोग्राफिक पेपर को लिया, आपने उसको कट कर लिया इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में कट करने के बाद आप लोग एज से यहाँ तक आप लोग 2.5 सेंटीमीटर अबव द एज, यानी कि किनारे से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर आप लोग एक लाइन ड्रॉ करते हो। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करने के बाद सेंटर में आपने एक डॉट लगाया। ठीक है, और इसके ऊपर आप लोग प्लेस कर देते हो अपना सैंपल। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पर सैंपल प्लेस कर दिया। अब आप कहते हो कि सैंपल प्लेस करने के बाद अब आप लोगों ने इसको अपने क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर इसको प्लेस किया। ठीक है, रख दिया इसको क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर डालने के बाद आप लोग देखोगे कि आपका जो सॉल्वेंट है वो नीचे से हरकत करना शुरू करता है ऊपर की जानिब, और जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ हरकत करना स्टार्ट करेगा, आपके ये जो कंपोनेंट्स हैं ये अलग होते चले जाएंगे ऑन इन द फॉर्म ऑफ स्पॉट्स। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्पॉट्स ये अलग हो जाएंगे। राइट, यानी कि धब्बों की सूरत में ये अलग अलग हो जाते हैं आपके जितने भी कंपोनेंट्स हैं। किस टाइम पर? जब आप लोग असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी कर रहे हो, आपका सॉल्वेंट जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ हरकत करना स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर हम लोग यही केस डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में देखें, तो आप लोग कहते हो डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में आपका सॉल्वेंट जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ हरकत करना स्टार्ट करता है। द सॉल्वेंट्स टेंड्स टू मूव डाउनवर्ड, द कंपाउंड्स ऑफ मिक्सचर सेपरेटेड इन द फॉर्म ऑफ स्पॉट्स। ठीक है, इसके अंदर भी आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो स्पॉट्स यानी कि धब्बों की सूरत में ही अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन आपका जो सॉल्वेंट है वो ऊपर से नीचे की तरफ हरकत करना स्टार्ट करता है। आप लोग अपने पेपर को इसी तरह से ही रेक्टेंगल फॉर्म में ही आप लोग कट करते हो, लेकिन आप लोग इसको करोगे क्या, फिर बाद में आप लोग इसको हैंग कर देते हो इस तरह से। ठीक है, आप लोग अपनी क्रोमेटोग्राफिक एक डिश लेते हो, ट्रे लेते हो, और उसके अंदर आप लोग सॉल्वेंट डालोगे और इसको इस तरह से उल्टा करके आप लोग इसको हैंग कर देते हो, यानी कि लटका देते हो। और आपका सॉल्वेंट जो होगा फिर वो कहाँ से कहाँ हरकत करेगा, वो यहाँ से हरकत करना स्टार्ट करेगा नीचे की जानिब। राइट, यानी कि ऊपर से वो नीचे की तरफ हरकत करना स्टार्ट करेगा, और जैसे जैसे वो इधर सैंपल में से होता हुआ आता है, तो सैंपल के कंपोनेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव पोलैरिटी उनको धब्बों की सूरत में अलग अलग करता चला आता है। राइट, यानी कि वो अलग अलग कर देगा इन कंपोनेंट्स को, जितने कंपोनेंट्स अलग हो सकते हैं वो इन कंपोनेंट्स को अलग कर देगा। राइट, इसके बाद हम लोग बात करते हैं सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी की। सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी में अगर आप लोग देखो, तो आप लोग कहते हो सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी में द सॉल्वेंट्स टेंड टू मूव इन सर्कुलर फॉर्म एंड द डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ अ मिक्सचर आर सेपरेटेड इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स। सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी में आप लोग क्या करते हो, आप लोग अपने पेपर को गोल कटिंग करते हो। ठीक है, गोल कटिंग करने के बाद इसके इसके सेंटर में आप लोग एक स्पॉट लगाते हो। ठीक है, स्पॉट लगाने के बाद इसके ऊपर आप अपना सैंपल प्लेस करते हो। आप कोई सा भी इसके अंदर सैंपल प्लेस कर सकते हो। आपने सपोज आपने ये सैंपल प्लेस किया। ठीक है, रेड कलर का रेड इंक ले लिया आपने। आपने रेड इंक
से आपने अपना सैंपल प्लेस किया, ठीक है, फिर बाद में आप लोग सेंटर में से यहीं से आप लोग एक सुराख करोगे, ठीक है, और इसमें से आप लोग थ्रेड को गुजारते हो। इसमें से थ्रेड को गुजारने के बाद आप लोग इस इधर नॉट लगाकर इसको आप लोग मोबाइल फेस के ऊपर रखोगे। इस पूरे के पूरे प्रोसीजर को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग एक एक टेक्निक को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ इतना कि अगर आप लोग सैंपल जो है वो सेंटर में प्लेस करते हो और आप लोगों के पास जो कंपोनेंट्स हैं वो किस तरह से इन रिंग फॉर्म, यानी कि आपके पास सर्कुलर फॉर्म में अलग अलग हो जाते हैं। एज फॉर एग्जांपल इस तरह से आपके पास कंपोनेंट्स जो होंगे इसके इस तरह से रिंग फॉर्म में अलग हो जाएंगे, राइट, यानी कि रिंग्स की सूरत में, सर्कल फॉर्म में। क्यों? क्योंकि आपका जो सॉल्वेंट है वो सेंटर से हरकत करना शुरू करता है और वो ऐसे करके इस तरह से मीन दूर दूर तक मीन हरकत करेगा, सेंटर में से हरकत करना स्टार्ट करेगा और वो फिर अवे फ्रॉम द सेंटर वो हरकत करने लग जाएगा। और वो जो सेंटर में आपने सैंपल प्लेस किया था उसको भी अपने साथ साथ वो दूर लेकर जाता है और आपके पास जो कंपोनेंट्स है वो रिंग की सूरत में अलग हो जाते हैं, राइट। इस तरह से ये हो गया आपका सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी, जिसके अंदर जो सॉल्वेंट है टेंड्स, यानी कि उसका मकसद होता है क्या कि वो हरकत करेगा सर्कुलर फॉर्म, गोलाई की सूरत में वो हरकत करेगा। एंड द डिफरेंट कंपाउंड्स या डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर सेपरेटेड, और आपके मिक्सचर के डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं, अज्जा हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स, यानी कि रिंग की सूरत में आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे, राइट। जबकि अगर आप लोग रेडियल क्रोमेटोग्राफी की बात करते हो तो रेडियल क्रोमेटोग्राफी में भी आप लोग गोल ही काटते हो, ठीक है। अब अपने क्रोमेटोग्राफिक पेपर को आप लोग गोल कटिंग करते हो, ठीक है, और इसके अंदर आप लोग सेंटर में एक निशान लगाकर अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी कि सेंटर से दूर एक गोल दायरा बनाते हो, ठीक है। एक गोल दायरा बनाने के बाद आप लोग दो जगह पर या किसी भी मीन एक जगह पर आप लोग डॉट लगाते हो। डॉट लगाने के बाद आप लोग उसके ऊपर अपना सैंपल प्लेस कर देते हो। सपोज मैं यहाँ पर ग्रीन इंक डालना चाहती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे ग्रीन इंक डाल दी, ठीक है, बहुत सारी। और इसके बाद फिर अब मैं इसको जब मैं मीन क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर प्लेस कर दूंगी तो आप लोग देखोगे कि ये अपने कंपोनेंट्स अलग अलग कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ आर्क। आर्क की सूरत में ये अपने कंपोनेंट जो है वो अलग अलग कर देगा। यहाँ पे मैंने अभी ग्रीन इंक ली थी, अगर आप लोग रेड इंक लेते हो दूसरी साइड पे, अगर आप रेड इंक डालना चाहते हो तो आप लोग रेड इंक प्लेस कर सकते हो। और आप लोग देखोगे कि दूसरी जानिब भी बिल्कुल उसी टाइम पर दूसरी जानिब आपके पास कंपोनेंट्स इस तरह से अलग अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। ये इसको आप लोग कहते हो रेडियल क्रोमेटोग्राफी, जिसके अंदर जो सॉल्वेंट है वो गोलाई में ही हरकत करेगा, यानी कि यहाँ सेंटर में से हरकत करना स्टार्ट करेगा गोलाई की सूरत में। लेकिन जो आपके पास कंपोनेंट्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ आर्क, यानी कि कॉस की सूरत में आपके पास अलग हो जाएंगे, राइट। इन रेडियल क्रोमेटोग्राफी द कंपोनेंट्स और मोबाइल फेस टेंड टू मूव इन सर्कुलर फॉर्म। आपका जो मोबाइल फेस है या जो सॉल्वेंट है वो हरकत करेगा गोलाई की सूरत में सर्कुलर फॉर्म। एंड द कंपोनेंट्स, कंपाउंड्स की जगह कंपोनेंट्स लिखते हो ज़्यादा बेटर है कि आप लोग कहते हो कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर जो होंगे वो सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ आर्क, आर्क की सूरत में, यानी कि कॉस की सूरत में, जैसे आप लोगों की रेनबो होती है, ठीक है, इस तरह से वो अलग अलग हो जाएंगे। फिर आप लोग कहते हो अच्छा ये रेडियल क्रोमेटोग्राफी हो गया। इसके बाद आप लोग जब ये सारा का सारा मीन वो कंप्लीट कर लेते हो, लाइक आपने चारों की चारों टेक्निक्स आपने कंप्लीट कर ली, उसके बाद आप लोग मालूम करते हो आरएफ वैल्यू, ठीक है। आरएफ वैल्यू होता क्या है? आरएफ वैल्यू मालूम करने का मकसद ये होता है कि हम लोग ये मालूम कर लें कि आपका जो कंपोनेंट था वो आपके दिए गए सॉल्वेंट के अंदर कितनी देर तक आपके सॉल्वेंट के साथ साथ चलता रहा, ठीक है। और इसके बाद फिर आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हो कि आपके जो भी मतलब कि आरएफ वैल्यू ऑफ फॉर द अननोन कंपाउंड इज क्लोज और द सेम एज द आरएफ वैल्यू फॉर द अननोन कंपाउंड। फिर हम लोग दोनों कंपोनेंट्स की या दोनों कंपाउंड्स की हम लोग मालूम कर लेते हैं कि वो दोनों के दोनों सिमिलर थे या मीन सिमिलर थे, आइडेंटिकल थे या नहीं थे, राइट। और इसको आरएफ वैल्यू को आप लोग रिटार्डेशन फैक्टर या फिर रिटेंशन फैक्टर का भी नाम देते हो। और आप लोग इसको कैलकुलेट करना चाहो तो आप लोग इसको कहते हो कि आरएफ वैल्यू इज द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी सब्सटेंस, यानी कि सब्सटेंस ने कहाँ तक सफ़र किया, यानी कि उसने कहाँ तक हरकत की है, टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मोबाइल फेस, यानी कि आपको मोबाइल फेस कहाँ तक हरकत करता चला गया, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग इस फार्मूला के तहत लिखते हो, लाइक आर एफ इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द सब्सटेंस ओवर डिस्टेंस कवर्ड बाय द सॉल्वेंट, ठीक है।
इस चीज़ को आप लोग आरएफ फैक्टर या आरएफ वैल्यू का नाम देते हो। इस चीज़ को आप लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में या फिर आप लोग क्लियरली, आपको ये क्लियर हो जाएगा कब, जब आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे, पूरे के पूरे प्रोसीजर को आप लोग परफॉर्म करोगे, तो आप लोग इसको बहुत आसानी के साथ समझ सकोगे। यहाँ पे सिर्फ आप लोग इतना याद रखो कि लाइक मैंने आपसे बात की थी कि ना आपका जो सॉल्वेंट है वो यहाँ से हरकत करना शुरू करता है ऊपर की तरफ, ठीक है। और एक टाइम ऐसा आता है जब आपका सॉल्वेंट तो हरकत करता है, लेकिन आपके कंपोनेंट्स मजीद अलग नहीं हो रहे होते, ठीक है। तो उस टाइम पर आप लोग स्टॉप कर देते हो अपना अपना जो भी प्रोसीजर है, और आप लोग इस क्रोमेटोग्राफिक पेपर को क्रोमेटोग्राफिक टैंक में से बाहर निकाल लेते हो, ठीक है। अब आपका ये जो पेपर है ये क्रोमेटोग्राम कहलाएगा, जिसके ऊपर आपने अपना प्रोसीजर जो था, अपना एक्सपेरिमेंट जो था वो परफॉर्म किया था, ठीक है। ये अब आप लोगों का क्रोमेटोग्राम कहलाएगा, राइट। अब आप लोग कहते हो कि आपका जितना डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सब्सटेंस, यानी कि आपका सब्सटेंस ने यहाँ से यहाँ तक सपोज हरकत की, पहले सब्सटेंस ने, दूसरे ने हरकत की यहाँ तक, ठीक है, और तीसरे ने हरकत की यहाँ तक, ठीक है। आप लोग कहते हो कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द सब्सटेंस ओवर डिस्टेंस कवर्ड बाय द सॉल्वेंट, कि आपके सॉल्वेंट ने यहाँ तक जितनी भी आप उसने हरकत की है, इस चीज़ को आप लोग कैलकुलेट करते हो। लाइक अगर मैं बात करती हूँ एक कंपोनेंट की, तो आप लोग कहते हो डिस्टेंस कवर्ड बाय द सब्सटेंस ए, ठीक है, ओवर डिस्टेंस कवर्ड बाय द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ने इतनी हरकत की, राइट। एज फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ कि ए कंपोनेंट की, तो आप लोग कहते हो कि ए कंपोनेंट ने तकरीबन 2 सेंटीमीटर जो था उसने हरकत की थी, और सॉल्वेंट ने हरकत की है तकरीबन तकरीबन 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर मैं कैलकुलेट करना चाहती हूँ अपने ए कंपोनेंट का आर एफ वैल्यू, तो मैं कहती हूँ आर एफ वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर ओवर 9.5 सेंटीमीटर, और ये मेरा आगे जो भी मैं कैलकुलेट करके आंसर निकालती हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा, राइट। ये आप लोगों का कहलाता है आर एफ वैल्यू, और ये हमें ये बताता है कि आपका जो कंपोनेंट था वो आपके सॉल्वेंट के अंदर कितनी देर तक उसने सफ़र किया, यानी कि ट्रैवल करता रहा, उसके साथ साथ चलता रहा, ठीक है। और इसके अंदर कम पोलैरिटी थी, ये पहले रुक गया, फिर बाद में दूसरा उससे ज़्यादा था, और उसके बाद उससे ज़्यादा, और उसके बाद ये लास्ट वन उससे ज़्यादा आएगा, राइट। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को लेक्चर समझ में आए तो काइंडली लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।